हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स को। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल। सभी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करते हैं, जैसे कि कोई क्लीनअप के लिए काम करेगा, कोई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम करेगा और कोई डाइजेशन के लिए काम करेगा। ओके, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर ER, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, lysosomes and plastids. Eukaryotes have all the cells organelles, but prokaryotes have one cell organelles and that is ribosomes. तो यूकैरियोटिक्स के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होता है और उनके डिफरेंसेस भी हमने देखे थे। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी बोलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था पोर्टर एंड थॉमसन ने इन द ईयर 1945। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। तो ये ऑर्गेनल सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर और ये नेटवर्क के फॉर्म में पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब्स और शीट्स के अंदर होता है। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ पे ट्यूब्स के फॉर्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और शीट्स के फॉर्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। हमने जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था, सेल के आउटर साइड में एक मेम्ब्रेन थी, वो सेम मेम्ब्रेन ER की मेम्ब्रेन भी होती है। ER की मेम्ब्रेन के अंदर भी वही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ER की जो मेम्ब्रेन होती है उसका कंपोजिशन सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये नहीं होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, देर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ ER एंड स्मूथ ER। यहाँ पे रफ ER को रफ ER क्यों कहते हैं? क्योंकि रफ ER के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ ER के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख पा रहे हो, दोनों ही अलग अलग टाइप की फ़ोटो है। दोनों ही फोटो के अंदर स्मूथ ER और रफ ER देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस के एडजॉइनिंग में ER शुरू हो रहा है और ये जो सबसे पहला ER आ रहा है न्यूक्लियस के बाद, उसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स और ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, इसलिए ये ER होगा रफ ER। और इसके आगे अगर हम बढ़ते तो यहाँ पे आता है स्मूथ ER, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसे हम स्मूथ ER बोलते हैं। इस डायग्राम के अंदर भी आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि ये जो ER की मेम्ब्रेन है इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स है और ये राइबोसोम्स हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ER की मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, इसलिए स्मूथ सरफेस दिख रही है इनकी। तो ये होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Rough ER looks rough under a microscope because it has a particle called ribosomes attached to its surface, which is the site for प्रोटीन मैन्युफैक्चर। अब ये राइबोसोम जो ER की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है? तो इनका काम होता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर का। ये राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए जाने जाते हैं। तो जिन ER के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो ER प्रोटीन मैन्युफैक्चर के अंदर इन्वॉल्व होगी। The manufactured protein are then used to various place in the cell depending on the need of cell or body। तो ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर, I mean ER के अंदर, वो प्रोटीन सेल के अलग अलग कामों के अंदर यूज़ किया जाएगा। The smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture of fat molecules और लिपिड important for cell manufacture। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिनकी मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, वो फैट मैन्युफैक्चर के लिए काम आएंगे। रफ वाले प्रोटीन बना रहे थे और स्मूथ वाले फैट बनाएंगे, फैट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसके अंदर लिपिड आते हैं। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनने वाले प्रोटीन और लिपिड्स है वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी यूज़ होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं उन्हें ER ही प्रोड्यूस करता है।
और सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन सिंथेसिस। और कुछ और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो सेल के अंदर एंजाइम और हार्मोन्स भी बनाते हैं, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों प्रोटीन और लिपिड से ही बनते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, फंक्शन ऑफ ईआर। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके फंक्शन क्या होते हैं सेल के अंदर। ईआर इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन, बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब ये जो ईआर प्रेजेंट है सेल के अंदर, मैंने आपको पहले बोला कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल होता है, तो ये इसकी स्टार्टिंग होती है न्यूक्लियस के वहाँ से, और हो सकता है कि इसकी एंडिंग हो लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये जो इसकी लंबाई है ऑर्गेनल की, ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर भी काम आ सकता है। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर से कोई प्रोटीन या कोई भी लिपिड या फिर कोई भी अदर मॉलिक्यूल निकल रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है पूरे सेल के अंदर ये ईआर। तो इसका एक फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट का। The ER also function as a cytoplasmic framework, provide a surface for some of the biochemical activities of the cell। तो इसका दूसरा फंक्शन होगा कि ये कई सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करवाता है सेल के अंदर, जैसे कि प्रोटीन प्रोडक्शन, लिपिड प्रोडक्शन। तो ये सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी ER करवाता है, तो इसका दूसरा फंक्शन हो गया। देन थर्ड फंक्शन, इन द लीवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब ये जो थर्ड फंक्शन है ईआर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम होती है। जो मैमल्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम आपको देखने को मिलती है, ह्यूमंस के अंदर भी वर्टिब्रेट कॉलम होती है। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर जो लीवर होता है, उस लीवर के अंदर जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है किसी भी पॉइजन या ड्रग को। आपने सुना होगा कि जो भी पर्सन ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, सबसे पहले उसका लीवर डैमेज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सभी पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को क्लीन करने के लिए। इसलिए जब भी कोई अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करता है तो उसका जो लीवर है वो ज़्यादा काम करता है, और उस वजह से लीवर डैमेज हो जाता है ओवर द टाइम। ओके, मूविंग फर्दर, गोल्गी apparatus। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कमिलो गोल्गी। गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था कमिलो गोल्गी ने। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड सिस्टर्नेज। अब ये जो गोल्गी apparatus है, ये इस तरीके से अरेंज होता है कि जैसे एक के ऊपर एक रखा हुआ हो इसका एक मेम्ब्रेन। इसको इमेजिन करने के लिए आप ये इमेजिन कर सकते हो कि प्लेट्स जो होती है वो एक के ऊपर एक रखी जाती है, उसी तरीके से गोल्गी को भी एक के ऊपर एक रखा जाता है। उसका जो अपीयरेंस है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है वर्ड स्टैग्स, यानी कि एक के ऊपर एक रखा हुआ हो वैसा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है गोल्गी भी, और इसके जो मेम्ब्रेन है एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए हुए हैं। ओके, नाउ इट इज़ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सिस्टर्ना, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब ये जो गोल्गी apparatus है ये 3 चीज़ों से बना हुआ होता है, और इसीलिए इसको apparatus बोलते हैं। इसका नाम गोल्गी भी हो सकता था, लेकिन इसका नाम गोल्गी apparatus इसलिए रखा क्योंकि इसके अंदर 3 पार्ट्स है, सिस्टर्ना, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अब इन तीनों पार्ट्स को आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो। ये जो लंबे लंबे ट्यूब्स टाइप आपको दिख रहे हैं, ये सभी को हम बोलेंगे सिस्टर्ना। इसे हम बोलेंगे सिस्टर्ना या फिर सिस्टर्ने। और ये जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो एक दूसरे मेम्ब्रेन को नीचे से कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम बोलेंगे ट्यूब्यूल्स। और तीसरा है वेसिकल्स। वेसिकल्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहे होंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे होंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब ये 2 टाइप के वेसिकल्स क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं वो कहीं से आ रहे हैं गोल्गी के अंदर। अब वो कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरे वेसिकल्स हैं वो गोल्गी के दूसरी तरफ से निकल रहे हैं, उसे हम बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब ये जो गोल्गी है इसके भी 2 फेजेस हैं। एक जो आगे वाला फेज़ है उसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग और सिस फेज, और दूसरे फेज़ को हम बोलेंगे जो कि नीचे की तरफ है उसे हम बोलेंगे ट्रांस फेज या मैचुरेशन फेज। अब ये जो इनकमिंग वेसिकल्स हैं ये आ रहे हैं ईआर से, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ईआर।
तो इसमें क्या होता है कि जो भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर बनता है वो ईआर के अंदर आता है। अब ईआर के अंदर जो मटेरियल फाइनली प्रोड्यूस होता है वो गोल्गी के अंदर आता है। अब गोल्गी के अंदर कैसे आता है, वो वेसिकल के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे आपको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो दिख रहे हैं ये ईआर के अंदर से गोल्गी के अंदर आ रहे हैं। अब जो चीज़ ईआर ने प्रोड्यूस की है वो गोल्गी के लिए एज ए रॉ मटेरियल होगी, तो गोल्गी भी उसे प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर कुछ भी अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेस करेगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा। और जो नया प्रोडक्ट होगा वो गोल्गी के अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा और वो बाहर आएगा सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू। यहाँ पे जो अटैच्ड वेसिकल्स आपको दिख रहे हैं उनका नाम है न्यूली फॉर्म वेसिकल्स। अब ये न्यूली फॉर्म वेसिकल बाहर निकल जाएंगे और उसे हम बोलेंगे सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब जिस फेज से ये जो वेसिकल्स आ रहे हैं उस फेज़ को हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेज़ और सिस फेज़, और जिस फेज़ के अंदर से ये वेसिकल्स मैच्योर होकर निकल रहे उस फेज़ को हम बोलेंगे मैच्योरेशन फेज़ या ट्रांस फेज़ ऑफ गोल्गी apparatus। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Golgi is a member of cellular membrane system. It is the internal correlative system of cell organelles consist of ER, Golgi and lysosomes। अब ये जो तीनों ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि ईआर, गोल्गी और लाइसोसोम जो कि हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, ये तीनों ही ऑर्गेनल्स एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। यानी कि जो कंपाउंड ईआर के अंदर आता है वो कंपाउंड फिर गोल्गी के अंदर आता है और फिर गोल्गी से निकल के वो कंपाउंड लाइसोसोम के अंदर जाएगा। तो ये जो एक सीरीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट चल रहा है इन ऑर्गेनल्स के बीच में, इस सीरीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडो यानी कि किसी के अंदर, यहाँ पे किसके अंदर है, सेल के अंदर है, और मेम्ब्रेनस यानी कि ये सारे ऑर्गेनल्स एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, इसलिए यहाँ पे मेम्ब्रेनस नाम आया और ये पूरा एक सिस्टम बना दे तीनों मिलके, इसलिए इसका नाम है एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड है बिल्कुल ईआर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो ईआर के अंदर आएगा और ईआर से फिर वो आएगा गोल्गी apparatus के अंदर, और गोल्गी apparatus से फिर निकल के यहाँ पे लाइसोसोम्स के अंदर आ जाएगा। ये आपको वेसिकल्स दिख रहे हैं लाइसोसोम्स के। ओके देन, Golgi's function include storage, modification and packaging of products in vesicle। गोल्गी का फंक्शन होगा स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। तो यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, तो जो भी मटेरियल ईआर में से आ रहा है वो गोल्गी स्टोर कर रहा है, इसलिए वो एज ए स्टोरेज भी काम कर रहा है। फिर मॉडिफिकेशन, जो भी रॉ मटेरियल ईआर के अंदर से आ रहा है वो गोल्गी उसे मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि उसके अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करके उस प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो मॉडिफाई कर रहा है प्रोडक्ट को। उसके बाद पैकेजिंग, वो वेसिकल्स के अंदर उसके प्रोडक्ट को पैक करके फिर आगे लाइसोसोम्स की तरफ भेज रहा है। तो ये तीनों काम वो कर रहा है, मॉडिफिकेशन, स्टोरेज एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। नाउ मूविंग फर्दर, लाइसोसोम्स। Lysosomes are membrane-bound vesicles filled with digestive enzymes. These enzymes are made by rough ER। ये जो लाइसोसोम ऑर्गेनल है ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है और इस ऑर्गेनल के अंदर मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होगी। क्यों? क्योंकि इस लाइसोसोम का मेन फंक्शन ही डाइजेशन करने का है और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये कौन बनाता है, रफ ईआर बनाता है। रफ ईआर बना के गोल्गी apparatus के अंदर डालेगा, गोल्गी apparatus से फिर वो लाइसोसोम्स के अंदर आ जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। दिस हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। तो ये जो लाइसोसोम है ये एज ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम आता है। किसी भी सेल के अंदर जब कोई ऑर्गेनल बहुत ओल्ड हो गया हो तो वो थोड़े दिनों के बाद डेड हो जाता है और सेल के अंदर बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि फूड हो गया या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया। तो ये जितने भी ख़राब हो गई हुई चीज़ें होती है ये सभी लाइसोसोम्स के अंदर आते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और इस तरीके से लाइसोसोम सेल को क्लीन रखता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। तो लाइसोसोम्स ये सारे डाइजेशन कैसे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है लाइसोसोम्स के अंदर, इसलिए उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो सबको डाइजेस्ट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस डिस्टर्बेंस इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अब कभी कभी जो सेल होता है वो खुद ही पूरा बहुत ओल्ड हो चुका होता है,
तो उस सेल को भी खुद को अपने आप को ख़त्म करना होता है ताकि उस जगह पे एक नया सेल आए। तो सेल कैसे डेड होता है, उसके अंदर जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं वो सब एक साथ फूट जाते हैं और उस वजह से वो सेल भी खुद मर जाता है उसी के खुद के लाइसोसोम्स के वजह से। तो इस वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही है, देयरफॉर लाइसोसोम्स आल्सो known as suicidal bag of a cell. Now moving further, mitochondria. Mitochondria was discovered by Albert von Kolliker. माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब जो एटीपी होती है वो क्या होता है? वो एक एनर्जी होती है सेल की, उसे हम केमिकल एनर्जी बोलेंगे। जो भी सेल को एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग फंक्शन करने के लिए, जैसे कि डाइजेशन हो गया या फिर सेल की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है, कोई नए नए बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर, वो सभी रिएक्शंस के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। इट इज़ हैविंग टू मेम्ब्रेन कवरिंग एंड इट्स साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके दो मेम्ब्रेन होती है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेट है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है पूरी तरीके से, आप देख पा रहे हो इस डायग्राम के अंदर। और इसके जो साइटोप्लाज्म है इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो पोरस होती है, यानी कि उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। दिस फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी जो एटीपी होती है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस होती है। और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड इसलिए होती है ताकि एटीपी जनरेशन के लिए ज़्यादा जगह मिल सके। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जैसा मैंने पहले बोला था, एटीपी सेल के अंदर अलग अलग काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, बिकॉज ऑफ दिस दे कैन मल्टीप्लाई बाय इट्स ओन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है थोड़ा अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक खुद का डीएनए होता है। पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने न्यूक्लियस की बात की थी। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो कि पूरी सेल को चलाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा नहीं है। वो उसके पास खुद का डीएनए होता है और इस वजह से वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ानी है वो उसके हाथ में होता है। सेल्स विच नीड मोर एनर्जी विल हैव हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एग्जाम्पल न्यूरॉन्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया की पॉपुलेशन कितनी होगी सेल के अंदर वो डिपेंड करता है कि सेल कैसा है, यानी कि सेल अगर ज़्यादा फंक्शन करता है तो उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जैसे कि न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, लेकिन फैट सेल बहुत कम काम करते हैं, लेकिन इसलिए उनके अंदर बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, प्लास्टिड्स। प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। प्लाज्मिड्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, एक भी प्लाज्मिड एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड प्लास्टिड होता है, लेकिन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो वाइट कलर का या फिर कलरलेस प्लास्टिड होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो भी क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ग्रीन कलर के पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उन क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोफिल वाले, वो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के अंदर काम आते हैं। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल के अलावा और भी कलर्स होते हैं, जैसे कि येलो, ऑरेंज, ये सारे कलर भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कच्चे टमाटर को इमेजिन कीजिए, कच्चा टमाटर ग्रीन कलर का होता है
तो उस वक्त उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होगी, यानी कि क्लोरोफिल होगा। लेकिन जब ये टमाटर पक जाता है तो उसके अंदर ग्रीन के बजाय रेड कलर आ जाता है। और वो रेड कलर इसी वजह से आता है क्योंकि उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये चेंज होके येलो या ऑरेंज पिगमेंट में चेंज हो जाता है या फिर रेड पिगमेंट में चेंज हो जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ ग्रीन कलर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर दूसरे दूसरे कलर्स भी होते हैं। आपने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखे होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब अलग अलग कलर के क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो अलग अलग कलर का भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट जो ऑर्गेनल है उसके अंदर स्टोरेज का काम होता है, यानी कि वो स्टार्च स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। तो प्लांट के अंदर जो भी स्टोरेज का काम होता है वो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टेड करेगा। नाउ मूविंग फर्दर, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे मैंने क्लोरोप्लास्ट का एक डिटेल डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देख पा रहे हो कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बड़े बड़े से आपको ग्रेना दिख रहे होंगे। अब ये ग्रेना क्या होते हैं? थाइलाकॉइड के ग्रुप होते हैं। एक जो आपको रिंग दिख रही है उसे हम थाइलाकॉइड बोलेंगे। एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड जब स्टैक हो जाती है तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे ग्रेनम या फिर ग्रेना। और इन थाइलाकॉइड्स के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। और अब ये जो साइटोप्लाज्म है क्लोरोप्लास्ट का, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि लीफ या फिर ग्रीन स्टेम, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एंड इट आल्सो हैव इट्स ओन डीएनए लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसका खुद का डीएनए होता है और इस वजह से वो खुद रेप्लिकेट्स हो सकता है सेल के अंदर। देन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो जो वैक्यूल होता है वो एक स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। वो लिक्विड और सॉलिड दोनों ही टाइप के कंटेंट को स्टोर करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये जो वैक्यूल्स होते हैं, ये सेल जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ पे मैंने इमेज लगा रखी है एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की। इन दोनों के अंदर आप देख पा रहे हो जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा वैक्यूल है, बहुत बड़ा वैक्यूल है। और सबसे बड़ा ऑर्गेनल प्लांट के अंदर वैक्यूल ही होता है। और एनिमल सेल के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा होता है? ईआर होता है। एनिमल सेल के अंदर आप देखोगे तो वैक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि मेनली स्टोरेज का काम प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स करते हैं और एनिमल्स के अंदर ज़्यादातर स्टोरेज का काम ईआर करते हैं। इसलिए एनिमल सेल के अंदर ईआर सबसे बड़ा ऑर्गेनल है और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। द प्लांट सेल्स वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था टर्जिडिटी क्या होता है, कि जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तब सेल के अंदर बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, तो वो पानी वैक्यूल के अंदर बढ़ता है। अब वैक्यूल जब फूल जाता है तब वो सेल को भी फुला देता है और उस फूले हुए सेल को हम टर्जिड सेल बोल रहे थे। तो यहाँ पे वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर टर्जिडिटी प्रोवाइड कराते हैं सेल को। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपाउंड स्टोर होते हैं वैक्यूल्स के अंदर, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और कुछ प्रोटीन्स भी। नाउ मूविंग फर्दर, सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्या होता है? जब भी एक सेल को डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनाने होते हैं तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। It is a process by which new cell is produced in order to grow, replace old cell, dead, injured cell and to form gametes required for reproduction। अब एक सेल से दो सेल बनने की ज़रूरत क्या है, यानी कि सेल डिवीजन होने की ज़रूरत क्या होती है बॉडी के अंदर? तो वो ज़रूरत हो सकती है एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए। जैसे कि आप देखोगे छोटा बच्चा होता है वो धीरे 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 बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर सेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, सेल डिवीजन हो रहा है। इस वजह से एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए भी सेल डिवीजन हो सकता है, या फिर एक डेड सेल को, या फिर एक बहुत ही ओल्ड सेल को, या फिर इंजर्ड सेल को, जो ख़राब हो गया उस सेल को रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन हो सकता है। या फिर तीसरा रीज़न है फॉर गैमीट्स रिक्वायर फॉर रिप्रोडक्शन। जो गैमीट सेल्स होते हैं, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम,
उसकी ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए भी सेल डिवीज़न किया जाता है बॉडी के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, वन इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट इज माइटोसिस। सोमैटिक सेल डिवाइड थ्रू दिस डिवीजन। सोमैटिक सेल्स यानी वो सेल्स जो पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, और दूसरी तरफ मियोसिस, रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवाइड थ्रू दिस प्रोसेस। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं यानी कि मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम होते हैं, वो दोनों मियोसिस के द्वारा डिवाइड होते हैं। देन माइटोसिस के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सिंगल स्टेप डिवीजन एंड मियोसिस इट इज़ डबल स्टेप डिवीजन। यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी आपको दिख रहा है कि जो माइटोसिस है उसमें सिर्फ एक ही स्टेप है डिवीजन के लिए, लेकिन जो मियोसिस है उसके अंदर आप देखोगे दो स्टेप है डिवीजन के लिए। नाउ माइटोसिस में थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉन रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस के अंदर इट इज़ रिडक्शनल डिवीजन। अब ये रिडक्शनल और नॉन रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है हम वो समझेंगे। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देखो कि ये मदर सेल है। मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स फादर में से आए, 2 क्रोमोसोम्स मदर में से आए। जो ब्लू कलर के वो फादर वाले क्रोमोसोम्स है और रेड वाले मदर वाले क्रोमोसोम्स है। अब ये जो मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, ये चारों 4 क्रोमोसोम जब डॉटर सेल के अंदर आ जाते हैं तब यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। मदर सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम थे और 2 डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हो रही है उनके अंदर भी 4 क्रोमोसोम है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर। और दूसरी तरफ मियोसिस की बात करें अगर हम, तो मियोसिस के अंदर आप देख पा रहे हो कि मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, ओके। 2 मदर से आए, 2 फादर से आए। जब इसका फर्स्ट स्टेप होता है और उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, तो दूसरे स्टेप के एंडिंग में यहाँ पे 4 डॉटर प्रोड्यूस हो रही है, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। उन चारों के अंदर सिर्फ 2-2 क्रोमोसोम्स ही है। अब यहाँ पे जो मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, वो डॉटर सेल के अंदर आते आते सिर्फ 2-2 क्रोमोसोम्स ही हो गए। इसलिए इस प्रोसेस को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है? क्रोमोसोम का रिडक्शन हो रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली ये है कि माइटोसिस के एंड में हमको 2 डॉटर सेल मिलते हैं, लेकिन मियोसिस के एंड में हमें 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है और वहाँ पे आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आई विल आंसर योर ऑल द डाउट्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।